गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन के लिए जो भी जनरल कंसिडरेशन होती है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने स्टार्टिंग के 2 या 3 वीडियो में ऑलरेडी हमने देख लिया था कि मशीन डिज़ाइन किस तरह से क्लासीफाई होता है। फिर लाइव सेशन में हमने पढ़ा था कि मशीन कोई भी कंपोनेंट हो उसकी डिज़ाइन करने के लिए जनरल जो स्टेप्स होते हैं मशीन डिज़ाइन के वो कौन से होते हैं। मशीन डिज़ाइन के स्टेप्स अगर हमने पढ़ लिए है तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वही आज का टॉपिक है जिसको बोलते हैं जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो जैसे हम जानते हैं कि मशीन डिज़ाइन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इन्वेंशन टू द डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स। मतलब कि जो भी हम नया मशीन बनाते हैं, फिर कोई डेवलपमेंट करते हैं, तो सबके लिए जो साइंस के लॉज हैं और इसके अलावा जो भी इनोवेटिव आइडिया है वो हम अप्लाई करके ये सब डेवलप करते हैं। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग मशीन्स। इसका मतलब ये है कि मशीन डिज़ाइन में सिर्फ हम नए मशीन ही नहीं बनाते, इसके अलावा अच्छे मशीन भी बनाते हैं और जो पुराने मशीन हो उसकी कोई प्रोसेस ऐसी हो जिसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये सब होता है मशीन डिज़ाइन में। अगर जनरल कंसिडरेशन की हम बात करें तो सबसे पहले है जियोमेट्री एंड काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन। मतलब कि जो भी हम नया मशीन बनाने जा रहे हैं उसकी जियोमेट्री यानी कि जो हमने फिगर बनाई है, ड्राइंग बनाई है, वो किस तरह से होगी। उसके ऊपर काइनेमेटिक्स अगर हम कंसीडर करें तो कौन से पार्ट्स की मूवमेंट किस तरह की होगी, रोटरी होगी, रेसिप्रोकेटिंग होगी, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, किस तरह से मूवमेंट होगी, ऑसिलेटिंग होगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो कि पहले से ड्राइंग में हमने बना ली है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये मशीन में कौन सा पार्ट है वो किस तरह से मूवमेंट करेगा। क्योंकि कोई भी स्टेशनरी पार्ट हो तो उसके ऊपर फोर्स कम लगते हैं, लेकिन मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर फोर्सेस है वो ज़्यादा लगते हैं, तो वो हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेस। मतलब जो भी हमने पार्ट बनाए हैं जिसके अंदर कोई भी टाइप की मूवमेंट है या वो स्टेशनरी है, उसके ऊपर कौन से लोड लगेंगे ये हमें पहले से ही फिक्स कर देना चाहिए और पहले से ही आइडेंटिफाई भी कर लेना चाहिए कि कौन से लोड लगेंगे। वो लोड की वजह से स्ट्रेस है वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, तो वो भी हम कंसिडर कर लेंगे। देन थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब जो भी कंपोनेंट हो उसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हमें मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कई कंपोनेंट होते हैं जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, वैसा कोई मटेरियल चाहिए तो अच्छी स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए। सपोज़ किसी कंपोनेंट के ऊपर डायनेमिक लोड लगता हो तो उसके लिए टफनेस, अच्छी टफनेस वाला मटेरियल चाहिए। फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी रहता है, मतलब हीट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए जो हीट को रेजिस्ट कर सके और उसको इजीली रिमूव कर सके कंपोनेंट में से। तो इस तरह से सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में ये हमें ध्यान रखना चाहिए। देन फोर्थ वन इज क्लाइमेटिक एंड केमिकल इन्फ्लुएंस। क्लाइमेटिक मतलब जो भी हम कंपोनेंट या मशीन बनाने जा रहे हैं वो किस जगह पर यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे सी होता है उसके काफ़ी नज़दीक होते हैं यूज़ करने के लिए, या कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हर बार पानी के कांटेक्ट में आते हैं, कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं वो ऑलवेज डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी डिज़ाइन के दरमियान ही हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर क्या होगा कि सपोज़ आपने कोई ऐसा मटेरियल चूज़ कर लिया कि एनवायरनमेंट की जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उसकी वजह से जो मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो
तो वो मटेरियल भी कुछ काम का नहीं है। मतलब जो भी हम कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं वो कहाँ पर यूज़ होगा उसके हिसाब से हमें सिलेक्ट करना चाहिए, और जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ का एनवायरमेंटल जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सभी हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये है हमारा चौथा पॉइंट, क्लाइमेटिक एंड केमिकल इन्फ्लुएंस। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं दैट इज स्ट्रेस एनालिसिस। मतलब कोई एक साइकिल है, तो साइकिल का जो ये बार है उसका ये जंक्शन, वहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जंक्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। तो ये पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करें ताकि ये जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो हम इजीली बेयर कर पाएँ। तो ये सब डिज़ाइनिंग की जनरल कंसिडरेशन में आता है। उसके बाद फिफ्थ वन है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी XYZ कंपोनेंट है वो डिज़ाइन कर लिया है, उसकी कौन सी मैकेनिज़्म होगी वो भी आपने फिक्स कर दी, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे वो भी आपने फिक्स कर दिया, उसके ऊपर कौन से लोड लगेंगे, लोड की वजह से क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, वो सभी आपने एनालिसिस कर लिया है। लेकिन रॉ मटेरियल आपके पास आने के बाद जो आपने डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो भी डिज़ाइन करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो पहले से ही हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सपोज़ आपने कुछ डिज़ाइन कर दिया, अब मैन्युफैक्चर करने की बारी आई तो आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है नहीं, और नज़दीक के कोई भी रीजन में भी वो फैसिलिटी है नहीं, तो आपको दूर तक जाना पड़ेगा। अब जितना भी ट्रैवलिंग होगा कंपोनेंट का उतना कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। फिर कई बार ये होता है कि जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें टाइम जो चाहिए वो टाइम भी बढ़ गया तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और कई बार फैसिलिटीज़ ना होने के कारण जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है तो वो क्वालिटी भी प्रॉपर मिलती नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो भी ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग ही हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। तो लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्डाइजेशन पे ऑलरेडी एक लाइव सेशन में डिस्कशन किया था सब, कि किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कभी भी हम नया मशीन डिज़ाइन करते हैं या पुराने मशीन में कोई भी चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पार्ट्स स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल हैं वो सब पार्ट्स का मैक्सिमम यूज़ हो, नहीं कि उसको चेंज करके हम कोई नए पार्ट लाए जो स्पेशली मैन्युफैक्चर करने पड़े। तो जो भी स्टैंडर्ड पार्ट्स रेडीली अवेलेबल होते हैं सभी साइज़ में, तो हमारी अकॉर्डिंगली जो भी साइज़ सूटेबल हो वो साइज़ के पार्ट हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे नट बोल्ट्स है वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, बेरिंग्स है, बेल्ट्स है, चेन्स है, एट्सेट्रा। ये सब ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रेडीली मार्केट में आपको अवेलेबल मिलते हैं। उसमें साइज़ में और मटेरियल में काफ़ी आपको रेंज मिल जाती है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का जो टाइम होगा प्रोडक्शन का वो भी कम हो जाएगा, और हम स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद 7th पॉइंट है लिमिट फीट एंड टॉलरेंस। तो ये भी हमने पहले बात किया था कि जैसे कोई शाफ्ट को हमें बनाना है जिसका डायमीटर होना चाहिए सपोज 50 mm, ठीक है, ये आपने डिज़ाइन किया है और कैलकुलेशन से आपको इसका आंसर मिला है कि डायमीटर है वो 50 mm होना चाहिए। लेकिन सेम रॉ मटेरियल, सेम मशीन और अगर सेम वर्कर भी उसके ऊपर काम करे तो आप सभी शाफ्ट एग्जैक्ट 50 mm की बना नहीं सकते। क्या होगा, कई शाफ्ट ऐसी होगी जिसके डायमेंशन आपको मिलेंगे 49.90,
और कई साफ ऐसी भी आपको मिलेगी जिसके डायमेंशन आपको मिलेंगे 50.10। तो ये क्या हो गया, ये एक आपको रेंज मिल गई कि जो आपका स्टैंडर्ड डायमीटर है उसके ऊपर और नीचे आपको थोड़ी रेंज मिल रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 mm एज इट इज 50 और प्लस और माइनस 0.1 प्लस 0.1 करेंगे तो 50.1 मिलेगा, माइनस 0.1 करेंगे तो 49.9 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये लिमिट, फिट और टॉलरेंस, ये सभी चीज़ें ड्यूरिंग डिजाइनिंग ही हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट एंड ल्यूब्रिकेशन। अब कई बार क्या होता है कि जो मशीन हम डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और असेंबल किए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो कंपोनेंट होगा उसके रिलेटिव में जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी कोई मूवमेंट होगी, दोनों की सरफेस है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगी। इसकी वजह से वियर एंड टेयर होगा। वियर एंड टेयर होने की वजह से मटेरियल है वो वहाँ से रिमूव होगा। मटेरियल रिमूव होने की वजह से जो हमारा कंपोनेंट होगा वो थोड़ा वीक हो जाएगा। दूसरा, वियर एंड टेयर होने के कारण वहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी जनरेट होगा और उसके कारण हीट जनरेट होगी। अब जो हीट जनरेट होगी तो वो दूसरे भी साइड इफेक्ट करेगी। तो ये सब ना हो इसलिए प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन सिस्टम और उसके लिए एक एप्रोप्रिएट ल्यूब्रिकेंट भी सिलेक्ट करना चाहिए ताकि जितने भी मूविंग पार्ट्स है मशीन्स में, तो ये सभी कंपोनेंट्स को क्या हो, पूरे का पूरा ल्यूब्रिकेशन मिल पाए और उसकी वजह से ये जो वियर एंड टेयर जनरेट हो रहा था, जो हीट जनरेट हो रही थी, तो वो सब है वो कम हो जाए और एलिमिनेट हो जाए। तो ये पहले से ही हमें ट्राई करना चाहिए। उसके बाद में कॉस्ट कंसिडरेशन, मतलब कि आपको एक डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी मशीन बनाना चाहते हो, तो पहले से फिक्स कर देना चाहिए कि ये मशीन हमें इतने में तो बना ही देना है, क्योंकि उसकी कोई अगर हम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका खर्चा होता जाएगा, मशीन में से कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं। लेकिन पहले से ही अगर हम फिक्स कर देते हैं कि इतनी कॉस्ट में ही मशीन हमें बनाना है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कम कॉस्ट के कारण आप नया कुछ इनोवेट कर पाएंगे, कुछ नई चीज़ें आप ला पाएंगे कि आपको पता ही है कि हमें इतने खर्च में ही सब कुछ करना है। उसके वजह से क्या होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइज मतलब आप कम कर पाएंगे। तो ये सभी तो चीज़ें जो हमें मशीन डिज़ाइन जब भी हम करते हैं तो तब हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टाइम जब हमने लाइव सेशन लिया था उसमें एक बार जनरल प्रोसीजर हमने मशीन डिज़ाइन की देखी थी। तो वो जनरल प्रोसीजर में जितने भी स्टेप्स थे, 8 स्टेप थे, उसमें जो भी स्टेप हम फॉलो करते हैं वो सभी स्टेप में इतनी सारी जो कंसिडरेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार पूरा डिज़ाइन आप कर दो, उसके बाद मैन्युफैक्चर भी कर देते हो, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बाद जब एक्चुअल आप वर्किंग देखते हो उसका, तभी आपको पता चलता है कि ये चीज़ तो हम डिज़ाइनिंग में भूल गए। तो कई सारी चीज़ें होती है जो ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हमने अभी आज ये लेक्चर में पॉइंट्स देखे थे, तो वो ध्यान में रख के डिज़ाइन होती है। फिर फाइनलाइज होने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग उसका स्टार्ट होता है। तो आप आज के वीडियो का आपके लिए टास्क यही है कि आपको सेम क्वेश्चन लिखना है, लेकिन जो पीपीटी में आपने देखा वो सिर्फ पॉइंट्स थे, आपको सभी पॉइंट्स को समझाना है। अपनी लैंग्वेज में समझा पाओ तो भी चलेगा, बुक में से भी आप लिख सकते हैं।
तो आज के वीडियो का टास्क भी वही है कि आपको सेम क्वेश्चन लिखना है और गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देना है। थैंक यू।